हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर के। सो अभी हम आरबीआई के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वी ऑल नो दैट दिस इज द रेगुलेटरी बैंक जो मॉनिटर करता है। ये हिल्टन यंग कमीशन जो कि रॉयल कमीशन के अंदर आता है, इसके थ्रू रिकमेंडेड था और एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में अंडर आरबीआई एक्ट 1934 कोलकाता में। नेशनलाइज हुआ ये जनवरी 1, 1949 को। एक बार इस चीज़ को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो आरबीआई एक्ट था वो 1934 में आया था। रिकमेंड किया था हिल्टन यंग कमीशन ने जो रॉयल कमीशन के अंडर था। और एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी आरबीआई की वो 1 अप्रैल को हुई थी 1935 में। फिर इसे नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी को 1949 में। इट मीन्स अप्रॉक्स 14 ईयर्स लेटर एस्टेब्लिशमेंट के इसे नेशनलाइज किया गया था 49 में। अभी इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में शिफ्ट हो गया था कोलकाता से 1937 में आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। और जो अभी न्यू जो हेडक्वार्टर है मुंबई में ही है। इसकी जो इनिशियल कैपिटल है वो 5 करोड़ रुपीज़ की है। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो आरबीआई का होता है वो नॉर्मल जैसे बैंक्स का अप्रैल टू मार्च चलता है, वैसे इनका जुलाई टू जून चलता है। आई मीन 1 मंथ लेटर 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। और अभी बात कर लेते हैं इसमें जो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के वो सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो सीडी देशमुख। फर्स्ट वुमेन गवर्नर अरुंधति भट्टाचार्य। और फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर वो केजे देशी, जो कि जून 2003 में बनी थी, वुमेन डिप्टी गवर्नर। अभी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं आरबीआई की। इसमें 21 मेंबर्स हैं और जो कि एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्टर और 10 डायरेक्टर्स, 4 डायरेक्टर्स अलग होते हैं। अभी जो थोड़ा वो कर लेते हैं डिस्कस। जो गवर्नर होता है वो पीएमओ ऑफिस के द्वारा चूज़ किया जाता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो जो गवर्नर का जो गवर्नर कैसे चूज़ होते हैं वो पीएमओ ऑफिस के थ्रू होते हैं सेक्शन 8 के अंडर। ठीक है, 5 साल का टेन्योर होता है। और वैसे ही डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं हम लोग के पास। फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी होता है और फाइनेंस अफेयर सेक्रेटरी 2 होते हैं ये। फिर डायरेक्टर्स की बात की जाए, 10 डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं और 4 जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोकल बोर्ड मेंबर्स होते हैं। फंक्शन की बात कर लेते हैं आरबीआई के। सो एज वी ऑल नो दैट इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द बैंक टू इशू नेसेसरी डायरेक्शंस टू द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट 19 ऑफ सॉरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, अभी ये क्या करता है, कंट्रोल रेगुलेट करता है बैंक्स को और नेसेसरी डायरेक्शंस देता है टाइम टू टाइम अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इशूइंग अथॉरिटी है, सिर्फ 1 रुपीज़ का कॉइन नहीं करता है। 1 रुपीज़ का कॉइन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है इशू, और करेंसी को मैनेज करता है ये। फॉर्मुलेशन एंड एडमिन ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। सो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को ये करता है फॉर्मुलेट। और बट जो फिजिकल पॉलिसी है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। नाउ इट ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। लाइक जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो बैंक के थ्रू सप्लाई करता है, लाइक पीएमजेजेवाई, एसबीवाई, एसबीएफसी। और बैंकर्स टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंकर भी यही है। कंट्रोल एंड रेगुलेट बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। ऑफ कोर्स बैंकर्स बैंक इसी को बोलते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉर श्योर, कंट्रोलर, रेगुलेटर एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ऑफ कोर्स जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंसेस की, ये सब यही करता है आरबीआई। अब सब्सिडरीज की बात की जाए, इसकी अभी लेटेस्ट 4 सब्सिडरीज हैं। फर्स्ट इज डीआईसीजीसी, जो कि हम इधर पढ़ लेते हैं पहले। डीआईसीजीसी है, डीआईसी मतलब कि आपकी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीआईसी और सीजीसीआई को मिलाकर बनाई है डीआईसीजीसी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। एस्टेब्लिश ये 15 जुलाई 1978 में हुआ है। 1978, 15 जुलाई 1978। और अंडर डीआईसीजीसी एक्ट 1961। सो ये भी एक देखने वाली बात है, हमने पीछे भी कहीं पढ़ा है कि डीआईसीजीसी जिसे बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के अंडर ही ये एस्टेब्लिश हुआ है। जैसे आरबीआई एक्ट के थ्रू आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था, आरबीआई एक्ट 34 का है और एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई की 35 की है। वैसे ही डीआईसीजीसी का है कि एक डीआईसीजीसी एक्ट है 1961, उसके बेसिस पे एस्टेब्लिश हुआ 15 जुलाई 1978 को। सो अभी बात कर लेते हैं कि इसका काम क्या है। तो ये इंश्योर करता है और बैंक डिपॉजिट्स को, जैसे कि सेविंग डिपॉजिट्स, एफडीआरडी वगैरह। और ये टोटल इंश्योरेंस अभी लेटेस्ट दे रहा है 5 लाख तक का। सपोज कुछ भी अगर हैपन हो जाता है, बैंक डूब जाता है कुछ भी, तो ये इंश्योर कर रहा है कस्टमर के, पर कस्टमर का जो है इंश्योरेंस होगा 5 लाख तक का। अगर उससे ज़्यादा पैसा उड़ता है फिर भी, और अगर कम तो भी 5 लाख तक का ये इंश्योर करेगा। अभी बात करते हैं, ये थी वेरी फर्स्ट सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। अभी सेकंड सब्सिडरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में। अभी एक चीज़ और डिस्कस कर रहे थे हम, जैसे आरबीआई की मैंने बताया 4 सब्सिडरीज हैं और इसमें से 3 की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। सिर्फ ये जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है। ये मोस्टली क्या है, मिंटिंग मशीन्स के बारे में इसमें हम देख सकते हैं कि 4 मिंटिंग मशीन्स है। 95 में स्टैब्लिश हुआ है। 4 मिंटिंग मशीन्स, एक मैसूर में है, देवास में है, सालबोनी में है और नासिक में है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो आरबीआई की है। अभी चेयरमैन की बात कर ली जाए तो इसके अरुंधति भट्टाचार्य हैं। अच्छा, डीआईसीजीसी के चेयरमैन वीपी कानूनगो है। ओके, अभी बात करते हैं आरईबीआईटी की, जिसे बोलते हैं रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एज डिस्कस बिफोर। एस्टैब्लिशमेंट 2016 में हुई है इसकी, और ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए बनाया गया था। अभी आईएफटीएस की बात कर लेते हैं, इंडियन फाइनेंशियल टेक एंड अलाइड सर्विसेज। तो ये क्या होता है, ये डिप्लॉय सपोर्ट करता है आईटी रिलेटेड सर्विसेज से आरबीआई को। और
ऑल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। अभी इसमें क्या-क्या चीज़ें आती है, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह करते हैं हम लोग, वो चीज़ इसमें आती है और इसकी एस्टैब्लिशमेंट भी 2016 में हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। पॉलिसीज़ की बात करते हैं, जो आरबीआई की पॉलिसीज़ है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी करता है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी को और उसके टूल्स को हम समझ लेते हैं, 2 तरह से डिवाइड किया है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में हम सीआरआर और एसएलआर ले लेते हैं, क्वालिटेटिव में हम रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको ओएमओ भी बोलते हैं, एलएएफ जिसका मतलब हुआ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आई एम सॉरी, आई एम आल्सो रिवाइजिंग इट राइट नाउ, दिस इज माय वेरी फर्स्ट टाइम आई एम रिवाइजिंग, मैंने जस्ट फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड किया था और उसके बाद डायरेक्टली आई एम डूइंग दिस वीडियो। एमएसएफ इज मार्जिनल स्टैट्यूटरी फैसिलिटी। अभी इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज़ें क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स हैं क्या। क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहले हमने पढ़ा कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये वो कैश है जो हम आरबीआई के पास रखते हैं, पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जिसको एनडीटीएल भी बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गोना बी आस्क्ड एंड माइट बी दैट कैन बी आस्क्ड एज द एब्रिविएशन लाइक नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो ये वो कैश है सीआरआर जो हमें रखना ही पड़ता है, कुछ परसेंट है ये जो आरबीआई ने डिसाइड किया कि ये रखना पड़ेगा। तो अभी इसको समझ लेते हैं, जैसे कि जो कासा है और रफा है, ये सपोज एग्जांपल है, हमने लिया हो कि पीएनबी बैंक है, उसमें डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट की फॉर्म है, जिसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम। तो ये जो बैंक है, बैंक के पास ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी है। तो अभी क्या बोलता है आरबीआई, इस उसको जो बैंक है उसे सीएआरआर जो है, मतलब कि कैश एक पोर्शन में रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो वो जो रेट होगा वो आरबीआई डिसाइड करेगा, एमपीसी डिसाइड करता है एक्चुअली। तो वो सीआरआर का कुछ वो करेगा और एसएलआर अपने पास रखेगा। अभी एसएलआर की बात कर देते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। तो बैंक को रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है स्टिपुलेटेड पोर्शन ऑफ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। मतलब लायबिलिटीज कौन सी, लिक्विड एसेट्स जो है उसके पास, लिक्विड एसेट्स जैसे कि कैश, गोल्ड या फिर एनकम्बर्ड सिक्योरिटीज होती है, एनकम्बर्ड सिक्योरिटीज जिसमें जिसके अगेंस्ट लोन ना लिया हो आरबीआई से, वो चीज़ें। अभी बात कर लेते हैं हम क्वालिटेटिव जो टूल्स हैं। अभी हमने क्वांटिटी की बात की थी, अभी क्वालिटी की बात करें। क्वालिटेटिव टूल्स जो हैं उसमें आता है रेपो रेट। ये क्वालिटेटिव टूल्स कुछ हेल्प करते हैं हम लोग को, जैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम में, वो हम अभी इधर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रेपो रेट क्या चीज़ होती है, रेपो रेट होती है कि आरबीआई जो है वो लैंड करता है शॉर्ट टर्म मनी किसी भी बैंक को, कमर्शियल बैंक को, एक की पॉलिसी रेट पे, जिसको बोलते हैं रीपर्चेज रेट, और ये हर 3 महीने में जो होता है रिवाइज होते रहते हैं। तो बैंक रेट भी कुछ ऐसा ही है, मतलब कि बैंक रेट वो होता है जिस जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जो है बोरो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अभी शॉर्ट टर्म की बात हुई थी, शॉर्ट टर्म में रेपो रेट आता है, जब जिस आरबीआई जो है लैंड कर रहा है किसी भी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, वो रेपो रेट हो गया। जब कोई कमर्शियल बैंक बोरो करता है आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए कुछ विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटीज, तो उसे बोलते हैं बैंक रेट। अभी रिवर्स रेपो रेट की बात कर ली जाए तो वो बिल्कुल रेपो रेट का अपोजिट है, जब आरबीआई बोरो करता है या फिर बैंक अपना कुछ अमाउंट जो है एक्स्ट्रा पड़ने पर आरबीआई को देता है, लाइक रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसे एमएसएफ भी बोलते हैं, ये 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये वो रेट है। एमएसएफ क्या होता है, रेट एट विच बैंक बोरोज फंड फ्रॉम आरबीआई। अभी क्या कर रहा है, रेट एट विच बैंक ले लेता है ओवरनाइट बेसिस पे कि हमें बस अभी पैसा चाहिए, तो वो एमएसएफ के अंडर आता है। अभी बात कर लेते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, ये आपको बताता है कि इस वक्त मार्केट में स्टेट बता देता है ये रेट्स देख के कि क्या चला है इस वक्त, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, वो दिख जाता है कि इसमें बताया गया है कि हमें जो रेपो रेट है वो, सपोज दिस इज आवर रेपो रेट, अगर उसमें से -0.25 है तो वो आपकी रिवर्स रेपो रेट होगी, और +0.25 है तो अगर +0.25 होता है तो आप एमएसएफ लिख सकते हो, मतलब कि जो एमएसएफ होगा वो +0.25 होगा आपके रेपो रेट के। यही था इसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इसके बेसिस पे अगर जनरल कंडीशन है तो ऐसा होगा, सपोज अगर रेपो रेट वो आपका ज़्यादा है और रिवर्स रेपो रेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप देख पाओगे कि इन्फ्लेशन चला है मार्केट में। ये मैं आपको जस्ट लाइव एग्जांपल से बताऊंगा। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात की जाए तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, सेल्स और परचेज होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। वो किस वजह से होता है, जब सेल होगा तो क्या होगा, आपकी जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी और परचेज के टाइम पे आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। अभी क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन है सपोज, उस वक्त ये क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे और मनी सप्लाई को कम कर देंगे कंट्रोल करने के लिए। और वैसे ही डिफ्लेशन के टाइम में रेट जो इंटरेस्ट रेट है उसे कम कर देंगे और जो मनी सप्लाई है उसे इंक्रीज कर देंगे। मैं इसका एग्जांपल लाइव में बता देता हूँ। जैसे अभी 25 अप्रैल को, मतलब लास्ट डे मैंने चेक किया तो मुझे इंटरेस्ट रेट्स देखे मैंने, तो रेपो रेट 6.50 था। एज वी हैव डिस्कस कि एमएसएफ 0.25 प्लस होना चाहिए, तो वैसे ही था। बट अगर हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, अगर इसी बेसिस पे हम इसका रिवर्स रेपो रेट देखते तो 0.2 माइनस होना चाहिए था 6.50 में से, बट द रिवर्स रेपो रेट इज 2.35 एंड दिस इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस। तो हमने देखा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसे ही क्योंकि हम बोलते हैं कि पॉलिसी रेट, जो ये चीज़ है यही की पॉलिसी रेट है, इसी बेसिस पे ही सारी चीज़ें डिसाइड होती है। तो अभी आपने देखा कि ये इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन हो रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, अभी मनी सप्लाई कम करेगा बैंक। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो एफडीज वगैरह है, जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, उसके इंटरेस्ट रेट्स भी जो है बैंक ने बढ़ाए होते हैं, ताकि जो कस्टमर है, इस वक्त बैंक को पैसे कम पड़ रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने पैसा रेट बढ़ा के पैसा का फ्लो कम कर दिया मार्केट में। तो अभी बैंक के पास क्या है, बैंक बाजार से चक रहा है पैसे, वो उसको लाइक टर्म डिपॉजिट करते हैं तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं कि लोन लो या फिर लोन पे वो करते हैं वो लोन का इंटरेस्ट तो बड़ा होगा इस टाइम पे, बट जैसे टर्म डिपॉजिट्स हैं जैसे एफडीज और आरडीज होते हैं, इसका इंटरेस्ट रेट इन्होंने जैसे पहले 5 था तो अभी 6-7 तक पहुंचा दिया इन्होंने, 7 तक पहुंचा दिया, 7 10 37। तो वो इसी वजह से, क्योंकि पैसा उठा रहे हैं इस टाइम पे मार्केट से, पैसे की कमी हुई है, मनी सप्लाई कम हुआ है बैंक में, तो अभी बैंक चकेगा मार्केट से, तो उस तरीके से कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को। और वैसे ही डिफ्लेशन के केस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट डाउन कर देंगे और मनी सप्लाई ज़्यादा कर देंगे। अभी बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी जिसे बोलते हैं, ये स्टैब्लिश हुआ है 3 अक्टूबर 2016 को, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरेस्ट रेट्स को फिक्स करने के, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ें यही करता है। अभी रिकमेंडेशन थी उर्जित पटेल कमेटी की और कंस्टिट्यूट किया था इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर सेक्शन 45 ZB। अभी क्या होता है, एमपीसी वुड बी इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग द इट वुड बी इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी रेट। सो
फिक्स कर रहा है ये बेंचमार्क पॉलिसी रेट को रिक्वायर्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए विद इन द स्पेसिफाइड टारगेट लेवल। अभी टारगेट्स क्या होते हैं? टारगेट्स होते हैं जैसे सपोज ये एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये कोई पास्ट का वो है, मैंने जिस तरीके से पढ़ा हूँ ओल्ड रिकॉर्डेड वीडियोस थी, तो पेड वीडियोस थी, तो उसमें मैंने चेक किया तो पुराना स्टॉक था जो भी उनका था, तो मैंने इसे एज एन एग्जांपल लिया समझने के लिए कि टारगेट्स किस तरीके से होते हैं। जैसे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग 4% इन्फ्लेशन। सपोज टारगेट इस पाएगा कि 4% आपको इन्फ्लेशन रखना है, जनरल टारगेट्स होते हैं विद इन अपर टॉलरेंस आप 6 तक जा सकते हो और लोअर में 2% तक। सो इसकी ये कर लेते हैं कि एमपीसी बना कैसे। अभी हमें पता है कि ये आपका 3 अक्टूबर 2016 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद ये कमेटी जो है एस्टेब्लिश हुई है। इस मीटिंग में क्या होता है? इस मीटिंग में होता है कि ये पहले सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये एटलीस्ट 4 बार होनी चाहिए 1 साल में। पर आरबीआई क्या बोलता है कि बाई मंथली बेसिस होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ बाई मंथली का, कि ये 2 महीने में 1 बार होनी चाहिए। और ये किस तरीके से चल रही है, जैसे हमने बोला कि पहला अप्रैल में हो गया, जून में, फिर अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी। तो इस तरीके से 6 मीटिंग्स होगी, ठीक है? अब इसमें क्या बोलता है कि इससे पहले जो था आरबीआई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस, मतलब कि आरबीआई ही इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करता था, बट ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए एमपीसी बनाएंगे, ठीक है? अब कैसे होती है ये? इसमें क्या होता है कि रिपोर्ट्स पब्लिश होती है जब इंडिविजुअल मेंबर्स के ओपिनियन लिए जाते हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जैसे भी नो कि इसमें 6 मेंबर्स हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कि 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर जो हैं एक्सटर्नल मेंबर्स हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पास्ट ही एग्जाम्पल है, ये पुराना एग्जाम्पल है। तो इसमें 3 मेंबर में कौन कौन होते हैं? एक गवर्नर होगा, एक डिप्टी गवर्नर, 2 भी हो सकते हैं, या फिर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो जो इनका गवर्नर होता है वो चेयरमैन होता है एमपीसी का। आरबीआई का गवर्नर जो है एमपीसी का, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन होगा, और जो इंचार्ज होगा वो होगा डिप्टी गवर्नर आरबीआई का, एमपीसी का। जो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर है वो इंचार्ज होगा एमपीसी का। सो 6 मेंबर्स। अच्छा, एक और चीज़ कि ये पब्लिश होता है 14th डे ऑफ आफ्टर द, मतलब कि जब मीटिंग हो जाती है उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश होती है मिनट, और इसमें इंडिविजुअल मेंबर्स के ओपिनियन लिए जाते हैं, और आफ्टर 14th डे 14 डेज़ ये पब्लिश की जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एमपीसी आई गेस। और कोई भी गलती होती है, एंड इफ यू नो दैट आई हैव मेड सम एनी और एनी मिस्टेक इन बिटवीन, यू गाइस कैन जस्ट राइट इट डाउन। थैंक्स, बाय बाय।